गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है भारत में लोक उपक्रमों की समस्या और इन समस्याओं का किस तरीके से समाधान करें। तो आप लोक उपक्रम से तो भली भांति परिचित है। लोक उपक्रम का मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी उपक्रम। तो हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेन है जितनी भी है ये सरकारी उपक्रम है। इसी प्रकार से सरकारी जितने भी कार्यालय है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सरकारी बैंक हो, या फिर अन्य किसी प्रकार के सरकार के द्वारा जो संचालित किए जाने वाले विभिन्न जो चीजें हैं वो सारी की सारी सार्वजनिक लोक उपक्रमों के अंतर्गत इनको सम्मिलित हम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लोक उपक्रम क्या होते हैं, यानी सरकार के द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी उपक्रम है जो सार्वजनिक या लोक उपक्रम के नाम से या सरकारी उपक्रमों के नाम से उनको जाना जाता है। तो इन उपक्रमों में किस प्रकार की जो समस्या रहती है तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्कस का टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि इनकी समस्याओं के बारे में बात करें। सबसे पहले इनकी समस्या समाधान बाद में करेंगे। तो अकुशल प्रबंध, तो अकुशल प्रबंध तो सरकारी जो उपक्रम है उनमें जो कुशल प्रबंध नहीं होने के कारण ये कहीं न कहीं से लगातार ये डाउन की ओर जाते रहते हैं। तो कहने मतलब ये अकुशल प्रबंध व्यवस्था, प्रबंध व्यवस्था इनमें क्या होती है, बिल्कुल अकुशल देखने को हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल प्रबंध व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि रोडवेज जो सिस्टम है ये लगातार घाटे में चल रहा है। कारण क्या है, प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है। यदि प्रबंध व्यवस्था सही प्रकार से की जाए तो मेरे ख्याल से ये उपक्रम है जो घाटे में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से बिजली कंपनियां बहुत सारी जो घाटे में चल रही है, ठीक है, तो ये अकुशल प्रबंध का ही एक एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सरकारी उपक्रम है इनमें जो प्रबंध व्यवस्था है कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कमियां भी होती है, और ये कमियां हैं जो इन क्षेत्रों को लगातार डाउन किए जा रही है, नीचे की ओर धकेले जा रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप, तो ये भी हम जानते हैं कि सरकार की जब बात आती है तो वह राजनीतिक हस्तक्षेप है जो स्वाभाविक ही हमें देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राजनेता के अंडर ही ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप है सरकारी जो काम है जो चलते रहते हैं, और इनका यदि हस्तक्षेप किसी काम में हो जाता है तो कहीं न कहीं कुछ फायदे वाले होते हैं तो कुछ घाटे वाले भी होते हैं। तो बहुत सारे नुकसान वाली भी चीजें हमारे सामने आ जाती है। सपोज करिए कोई योजना चल रही थी, ठीक है, जैसे कि अभी 5 सालों के लिए कोई योजना चल रही है, पंचवर्षीय योजना है, जहां सरकार है जो किसी अन्य जो पार्टी की है, लेकिन अगले 5 वर्षों में ये इन्होंने जो प्रोग्राम चला रखा था ये आगे 10 साल में जाके कहीं पूरा होना है, लेकिन जैसे ही नई पार्टी आती है वो उस योजना पे वही लगाम लगा देती है। तो हुआ ना राजनीतिक हस्तक्षेप, तो फिर वो अपने तरीके से संचालित करती है, ठीक है, या अपना नाम वहां करने का प्रयास करती है। तो जो प्रोसेस चल रही थी उसको बीच में रोक दिया जाता है, फिर उसमें कुछ नया बदलाव किया जाता है या चेंज किया जाता है, या उसमें नए तरीके से कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, या कहीं स्टॉप भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है राजनीतिक हस्तक्षेप की। तो इन क्षेत्रों में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है ये बहुत नुकसानदायी भी हो सकता है, तो कभी कभार ये फायदे वाली भी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए। कीमत नीति, जब भी कोई भी उपक्रम है जो घाटे की स्थिति में आ जाता है तो वो कौन सी नीति अपनाता है, वो अपनाता है कीमत नीति, यानी कीमतों को बढ़ा दिया जाए तो घाटे की पूर्ति हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि रोडवेज लगातार घाटे में चल रही है, घाटे में चलने के कारण उसके बहुत खुद के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस घाटे की पूर्ति किस तरीके से करती है सरकारें, वो कीमतों में वृद्धि करके, यानी जो सपोज करिए किराया है वो लगातार बढ़ा के उसमें वो पूर्ति करने का प्रयास करती है, लेकिन ये कहीं कहीं उसको पीछे की ओर ही धकेलता है। क्यों? तो फिर लोग इसमें सफर कम करेंगे। तो ये इसी तरीके से बहुत सारी और भी ऐसे कंपनियां हैं, जैसे मैंने बिजली का एग्जांपल लिया तो बिजली कंपनी है तो वो भी क्या करती है, लगातार उपभोक्ताओं पे अपना बोझ डालती रहती है, अपने घाटे की पूर्ति किसी न किसी का कोई सरचार्ज लगा करके या पर यूनिट जो भोग है उसकी राशि में थोड़ा परिवर्तन करके उसको बढ़ा करके इस तरीके से ये घाटा है लगातार अपने ग्राहकों से वसूल करने का प्रयास करती है। तो कीमत नीति इनकी जो खराब होती है, ये कहने का मतलब प्रोडक्शन नहीं करना है, कीमतों में वृद्धि कर दो, ये काम है इनका। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। क्षमता का कम उपयोग, सरकारी उपक्रमों के पास क्षमता में कोई कमी नहीं होती है, सरकार तो खुद देश को चलाती है, उसके पास किस चीज की कमी होती है, पैसों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन
जो क्षमता लोगों में होती है उस क्षमता से लोग काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम काम करेंगे तो भी पैसा मिलना है और नहीं करेंगे तो भी तनख्वाह नहीं घर बैठे। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे काम करते हैं, मन मर्जी का है ना। कहने का मतलब है थोड़ा सा लूज होते हैं लोग, इनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है कि नौकरी से भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। उस कारण से जो कार्य का पूर्ण रूप से पूर्ण क्षमता से के साथ जो काम नहीं होता है, तो ये एक समस्या देखने को मिलती है। सामग्री प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं, तो बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट है जहां सामग्रियों या ऐसी चीजें खराब होती रहती है, सड़ती रहती है, उनकी उचित रख रखाव की देखभाल की भी कोई सुविधा या व्यवस्था है जो अच्छे से नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल या अनाज मंडी हमारे प्रत्येक जिले तहसील स्तर पे ये स्थापित की गई है। तो इनमें क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में अनाज है जो सड़ जाता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत ही नहीं, ये हजारों किलो या क्विंटल में इसकी जो मात्रा होती है जो सड़ जाती है। बरसात के दिनों में बाढ़ के पानी से खराब हो जाता है, तो इनकी स्टोरेज की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती है। तो इसी तरीके से इनको स्टोर जो है, ये स्टोरेज है जो ये अच्छे से बनाने चाहिए। तो सरकार को इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हम हर साल आंकड़े पढ़ते हैं कि इतना टन अनाज है जो हमारा सड़ गया, खराब हो गया। क्यों हो गया? आपके पास किस प्रकार की कमी है? देश के पास इतनी तो सक्षमता है कि जो चीजें हमारी तैयार की जा रही है उनको सुरक्षित कर सके। तो ये कोई बहाने नहीं होने चाहिए किसी प्रकार के कि हमारी जो चीजें जो खराब हो गई है। आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति। तो हमारे जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, आप उसमें देखते हो कि जरूरत से ज्यादा बहुत सारे लोग हैं। किस तरीके से लोग हो जाते हैं इसमें? इस तरीके के लोगों की बहुत सारे पेंशनरधारी भी होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं तब तक तो पैसा उनको मिलता ही है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी उनको बड़ी मात्रा में पैसा है जो दिया जाता है। तो उनको यदि सपोज करिए एक व्यक्ति है, यदि एक उम्र के बाद में उनकी जो भोग की सीमा है वो यदि 10,000 में आराम से चल सकती है, लेकिन उनकी पेंशन आती है 80-80, 90-90 हजार, तो वो एक एक्स्ट्रा हजार है। इसके बजाय किसी अन्य दो व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या रही है कि आवश्यकता से अधिक जो मानव शक्ति है, जो इसको सही प्रकार से प्रबंध की आवश्यकता है। तो ये मानव शक्ति का अच्छे से प्रबंध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत कर्मचारियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में, इसके लिए सरकार ने समय समय पे ऐसी योजनाएं भी निकाली है जिनके माध्यम से कर्मचारियों में क्या की जाए, छंटनी की जा सके, ठीक है, वीआरएस भी लिया जा सकता है, यानी जल्दी है जो रिटायरमेंट लिया जा सकता है 45 साल की उम्र में। ऐसी भी कुछ स्कीमें निकाली गई है, लेकिन इन पे जो काम है सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो मानव शक्ति की अधिकता है, लेकिन उसको यूज में भी तो लिया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ी समस्या रही है। बढ़ता घाटा, तो हमने 3-4 तो चीजें ऐसी गिना दी है जिनमें लगातार घाटा बढ़ रहा है। जैसे कि बिजली कंपनियां 2 घाटे की स्थिति में चल रही है। राजस्थान जो रोडवेज है, रोडवेज पथ परिवहन निगम है, ये भी लगातार घाटे में चल रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे भी बात करें और भी बहुत सारे हैं, इनको गिनाया दी जाए तो इनकी संख्या बहुत सारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं जो घाटे में चल रहे हैं। तो इनका जो घाटा है वो किस तरीके से उसको कंप्लीट किया जाए, किस तरीके से पूर्ति की जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सही प्रकार से भी व्यवस्था नहीं होगी, ये प्रबंध व्यवस्था इनकी नहीं होगी, तो ये घाटे में चलते रहेंगे। तो एक अच्छी योजना के माध्यम से इनको घाटे की पूर्ति करी जा सकती है, लेकिन एक ये समस्या जरूर है। तो लगातार बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो घाटे का सौदा साबित हुई है, ठीक है। तो इसमें हम 2-3 तो नाम ले सकते हैं कि रोडवेज लगातार घाटे में जा रही है, बिजली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही है। इसके अलावा जो नहरी परियोजनाएं हैं उनमें भी बड़ी मात्रा में पैसा लग रहा है। हमारा जो विदेशों में जो माल बेचते हैं उसमें भी लगातार हमारा घाटा है। हमारा जो भुगतान संतुलन वो प्रतिकूल ही है, अनुकूल नहीं है। तो इस तरीके से वो तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा, लेकिन हमारे देश में भी बड़ी मात्रा में जो ये कंपनियां हैं घाटे की स्थिति में ही चल रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो काम करते हैं उनको तनख्वाह तो देनी पड़ती है पूरी, लेकिन काम वो करके उतना इनकम होती नहीं है, तो इसलिए वो चीजें जो घाटे में जा रही है। परियोजनाओं में अधिक समय लगना, तो जितने भी बड़े स्तर पे जो परियोजनाएं होती है जैसे 5 वर्षों के लिए, 4-5 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए, तो उनमें वो समय पे पूर्ण होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि लोगों में जो काम से जी चुराने की प्रवृत्ति होती है ना, ज्यादातर लोग हैं जो कामचोर होते हैं, ठीक है। मनुष्य में एक ये
दिक्कत होती है कि मनुष्य आदतन कामचोर होता है और उनके उस कामचोर व्यक्ति से देखो अच्छे से काम कर ले वही एक अच्छा प्रबंधक होता है। तो प्रबंध के बारे में ये एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि मनुष्य आदतन कामचोर होता है, अच्छा प्रबंधक वही होता है जो उस कामचोर व्यक्ति से काम करा ले। तो ये चीजें कि परियोजनाओं में अधिक समय लग रहा है, क्यों लग रहा है? जब आपको बता दिया जाता है कि ये परियोजना 5 साल में पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसमें लग रहे हैं 8-8 साल 9-9 साल। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो काम से जी चुरा रहे हैं, काम समय पर नहीं कर रहे हैं। तो प्रबंध की समस्या ये, प्रबंधकों को ये जरूरी है कि उस परियोजनाओं को सभी को अच्छे से ध्यान में रखें और लोगों को बता दें कि यदि आप इतना काम टाइम पे नहीं करोगे तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी या कहीं और आपका डिमोशन हो जाए किसी तरीके से। तो यदि आप प्रबंध व्यवस्था सही प्रकार से नहीं कर पाओगे इसमें परियोजनाओं में, तो ये इसी तरीके से लगातार लंबी चलती रहेगी। अति पूंजीकरण, तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है, सरकारी संस्थाओं में बड़ी मात्रा में पैसा लगा होता है, लेकिन जितना पैसा लगाया जाता है रिटर्न उससे बहुत कम आता है। तो ये एक बड़ी समस्या का विषय रहा है। श्रम समस्या, अब ये बात और करते हैं कि जो सरकारी तंत्र है उसमें श्रमिकों की संख्या बहुत कम होती है और श्रमिकों की जो संख्या है ये ज्यादातर क्या है, बहुत सारे काम जो ठेके पे दिए जाते हैं और बाहर के लोग होते हैं यानी निजी लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं जो, लेकिन श्रम जल्दी से मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरकारी तंत्र में जो श्रम की जो मजदूरी है वो लिमिट में मिलती है। लेकिन यदि बात करें सरकारी कहते हैं कि हम 200 रुपए पर डे मजदूरी देंगे आपको, लेकिन बाहर यदि 400 रुपए मिल रही है खुले बाजार में, तो लोग खुले बाजार में काम करेंगे तो श्रम मिलेंगे नहीं, पहली बात तो ये। इसके अलावा जो सरकारी जो श्रमिक है, जो लेबर का काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि निकाल तो सकते नहीं हमें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। ये ऐसे दिमाग में लोगों के भरी हुई है जो चीजें हैं, जो इनको निकालना बहुत जरूरी है। यदि कोई काम नहीं करता है तो उनको समझाया जाए, बताया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, जिससे कि औरों को भी सबक मिले। तो ये भी थोड़ा सा काम होगा तो इनको भी ये जो समस्या है जो दूर की जा सकती है। तो ये एक समस्या भी है, समस्या है। दोषपूर्ण नियंत्रण, ये एक बड़ी समस्या है। दोषपूर्ण नियंत्रण का मतलब होता है अक्षम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण। हम जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर जो काम है वो राजनेताओं के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यदि चिकित्सा मंत्री है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 8वीं पास है। यदि हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री है तो पता चलता है कि वो ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो उस क्षेत्र का जानकार व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि उस क्षेत्र के बारे में उसको नॉलेज हो। अभी परिवहन मंत्री बना दिया और वाणिज्य व्यापार मंत्री बना दिया, पता चलता है कि वो 10वीं पास था, 12वीं पास था। अब उस व्यक्ति को क्या पता होगा कि किस तरीके से जो परिवहन की व्यवस्था संभाली जाती है या व्यापार किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। तो यदि ये व्यवस्था चलती रही तो ये समस्या का विषय लगातार ही बना रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र विशेष में यदि उसने उपलब्धि हासिल कर रखी है, उसी क्षेत्र का उसको कार्यभार जो सौंपना चाहिए। वर्तमान में ऐसे लोग आ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में जो पढ़े लिखे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित है, उनको काम दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कोई भी पता ही नहीं काम का और उस क्षेत्र से कोई बिलोंग करते ही नहीं है। दोबारा से समाधान की बात करें तो प्रबंध व्यवस्था में थोड़ा सख्ती से काम लिया जाए तो प्रबंध व्यवस्था में सुधार हो सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप से जो लोक उपक्रमों को दूर किया जाना चाहिए, ये समाधान है सारे। कीमत नीति है, जो प्रोडक्शन बढ़ा के करनी चाहिए, न कि कीमतों को बढ़ा करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। क्षमता का कम उपयोग हो रहा है तो पूर्ण उपयोग करवाया जाए और सामग्री प्रबंध की उचित व्यवस्था नहीं है तो सामग्री प्रबंध की उचित व्यवस्था करवाई जाए। जगह पे है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो अनाज खराब हो जाता है तो ऐसे शेड बड़े बनवाए जाए और उचित व्यवस्था करी जा सकती है। आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति है तो उनको रिटायरमेंट दिया जा सकता है जल्दी, और जो अच्छा काम नहीं करे उनको काम से कार्यमुक्त भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से मानव शक्ति को कभी बढ़ता हुआ घाटा दूर करने के लिए सुदृढ़ योजनाओं के माध्यम से घाटा दूर किया जा सकता है। परियोजनाओं में अधिक समय लग रहा है तो अच्छे प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से परियोजना को समय पे ही नियंत्रित किया जा सकता है, समय पे पूर्ण करवाया जा सकता है। जो काम नहीं करे उसको आउट किया जाए उस परियोजना से। अति पूंजीकरण है तो पूंजीकरण तो ठीक है, लेकिन उस पूंजीकरण का फायदा भी दिया जाना चाहिए। श्रम समस्या थी, वो श्रमिक सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको कार्यमुक्त किया जाना चाहिए या उसको पनिशमेंट या दंडित किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण नियंत्रण है, यानी विभाग में जो मंत्री वगैरह होते हैं, हमने भी बात करी, तो जो जिस क्षेत्र का जानकार व्यक्ति है उसी को वो क्षेत्र है जो सौंपना चाहिए। तो इस तरीके से इन समस्याओं का समाधान भी हम कर सकते हैं। तो आज का हमारा एक टॉपिक और हमने लिख रखा है भारत में विदेशी पूंजी निवेश। तो लास्ट वीडियो में हमने
बोरासिल निगमों के बारे में पढ़ा था। बोरासिल निगम यानी एक ऐसा कंपनियां, ऐसी संस्था है जिनका कारोबार एक देश में नहीं सीमित होता बल्कि अन्य देशों में भी होता है। तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में भी काम करती है, जो इसको हम विदेशी पूंजी निवेश के रूप में ही देख सकते हैं। यानी विदेशी कंपनी हमारे देश में आके काम कर रही है तो विदेशी पूंजी निवेश ही हुआ। तो उनमें हमने जो चीजें स्टडी की थी, ठीक है, हमने जो बात करी थी उनकी क्या भूमिका रहती है देश में, क्या उनसे फायदा होता है, तो सेम इसमें जो फायदे हो रहे हैं वो के कोई सारे के सारे लगभग उसमें मिलेंगे अपने को। तो वो टॉपिक और ये टॉपिक लगभग सेम ही है। तो जो चीजें उसमें बताई गई थी कि जो विदेशी पूंजी निवेश है, यानी जो विदेशी लोग हैं जो हमारे देश में आके पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, व्यापार में लगा रहे हैं, तो वो उनके कुछ फायदे हैं जो सेम ही उसके जैसे ही है, बोरासिल निगमों के जैसे ही। तो इस तरीके से इन टॉपिकों को दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सेम ही उसमें हो, तो वो चीजें सारी इसमें नोट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।